जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज किया, ये जो मैरीटाइम की मिनिस्ट्री है ये वेरी हाईली निग्लेक्टेड मिनिस्ट्री रही है पहले, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो भी आती रही है एक टर्मिनोलॉजी है नेवी में, एडमिरल साहब आपको बताएंगे, सी ब्लाइंडनेस, पता ही नहीं है कि पानी की एक्चुअली कोस्ट लाइन को इस्तेमाल करके हमारे पोर्ट्स की या शिपिंग बिजनेसेस में या कोस्टल टूरिज्म में या फिशरीज में, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी ट्रेड है, ऑयल इज नंबर 1, सबसे बड़ी ट्रेड ऑयल की होती है, फिर दूसरे नंबर पर गैस है, तीसरे नंबर फिशरीज होती है। हमारे पर भी $450 मिलियन की फिशरीज एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलती, ना उनको कोई पूछता है। कल एक हमारा ग्रुप है फिशरीज का, उसमें कुछ बाहर से लोग आए हुए, वो जब फिश हार्बर गए तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया की किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में से फिश हार्बर नहीं गए। अच्छा नहीं है, इतना घटिया हाल उसका किया हुआ। इत्तेफाक से वो 18वीं तरमीम के बाद मेरे पास है नहीं, वरना हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जमीन केपीटी की है, लीज की भी है सिंध फिशरीज ने, और जो उसका हाल किया हुआ है वो अगर वहां को जाए तो वो इंग्लैंड की मछली खा ले, वो समुद्र की मछली ही नहीं खाए। तो शुक्र है गवादर है और वो कोफा जो कोरंगी फिश हार्बर है, बाकी वहां से हमें आपको कुछ प्रॉपर तरीके से चीजें हो जाती हैं। सिंध फिशरीज का तो बुरा हाल है। तो ये इतनी सारी चीजें मेरी टाइम में है, वो एक निग्लेक्टेड रहा है सेक्टर। दूसरा, हर वजारत से मेरी टाइम समहाउ कनेक्टेड होता है। अब आप जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इसलिए कनेक्टेड है कि वो अब हम बात जो करेंगे पोर्ट्स की या पोर्ट चार्जेस की या कंटेनर्स की या शिपिंग चार्जेस की, तो वो ऑटोमेटिकली कॉमर्स से रिलेट हो जाता है। आप एनर्जी की बात करते हैं तो एलएनजी टर्मिनल भी लगे हुए हैं, पूरी पोर्ट पे लगे हुए हैं, एलएनजी जहाजों में आती है, वो हमारे पोर्ट पे आती है, कोल पोर्ट पे आता है, लिक्विड फ्यूल जितना भी आपका है, फर्नेस ऑयल वगैरह, वो सारा पोर्ट पे आता है। तो आप डायरेक्टली एनर्जी और पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो जाते हैं। और पावर के जितने प्लांट्स बहुत सारे लगे हुए वो भी पोर्ट कासिम में लगे हुए हैं, तो आप पावर से भी रिलेटेड हो जाते हैं, बिकॉज पोर्ट कासिम के इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हैं। इंडस्ट्रीज पोर्ट कासिम में स्टील मिल लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, और जो बंद पड़ी है वो भी पोर्ट कासिम में लगी है, और जो चल रही है वो भी, और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सब जितनी बड़ी बड़ी वहां लगी है। तो बाकी इंडस्ट्रीज से भी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से भी हमारा राब्ता माने कनेक्शन बन जाता है। सो देयरफॉर आप जो भी एफडीआर कस्टम्स की 90% कलेक्शन ही होती है पोर्ट्स पे, क्योंकि सारी की ट्राई 80-90% ऑफ योर ट्रेड इज थ्रू द पोर्ट्स, बल्कि 95% इज थ्रू द पोर्ट्स। और आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कस्टम्स जो है वो एफडीआर के अंदर है, या कलेक्टर कस्टम साहब, चीफ कलेक्टर कस्टम साहब आए हुए ना। तो अब लोग को वो फोन हमें कर रहे होते हैं कि जी देखें अब इनसे हमारा क्या ताल्लुक है। मैं आपको क्लियर कट, इन्होंने इनके किसी कस्टम्स लगा देती है किसी कंटेनर के ऊपर, जी ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, इनका कस्टम्स का और इंपोर्टर का एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है और कोर्ट चला जाता है। अब वो 6-7 महीने 8 महीने कोर्ट में केस चलता है। 8 महीने के बाद अगर ये ठीक थे तो ठीक हो गया, फिर हमारे को फोन नहीं आता। लेकिन अगर कस्टम्स केस हार जाती है तो इंपोर्टर मुझे फोन करता है मुंह ढांड के, वो कहता है जी 8 महीने से मेरा कंटेनर जो है कस्टम्स से रुका हुआ था और मैं केस जीत गया हूं, लेकिन अब ये कंटेनर पे जी 2 करोड़ रुपए की डैमेज लग गई है, ये आप वेव ऑफ कर दें। तो मैं कैसे वेव ऑफ कर दूं? कंटेनर तो इंडिपेंडेंट कंटेनर टर्मिनल्स हैं, सो इससे डायरेक्टली हम कस्टम से साथ भी हमारा सारा दिन कोई ना कोई राब्ता रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैलेंजेस हैं, इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मैंने जितना हमने अपनी तरफ से किया, कुछ हुआ एड्रेस, कुछ नहीं भी हुआ एड्रेस, क्योंकि उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ व्हील्स विद इन व्हील्स, मैंने बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब कंटेनर महंगे हो गए दुनिया में, वो राइस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती थी, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये अभी भी फोन में कॉल पे कॉल अभी प्रॉब्लम आ रही है और
पिछले हफ्ते कैबिनेट में भी एक सवाल उठा था कि जी कंटेनर महंगे हो गए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका यार प्रेसिडेंट साहब मैं भूल जाऊंगा, बहुत याद करके आया हूँ, आपको पता है मैं इतना गर्व नहीं हूँ आपकी जैसा, तो याद करना पड़ता है, अभी भी भूल रहा हूँ। सबक याद करके आया हूँ बस। वो क्या देखे ना, राइस, हाँ राइस एक्सपोर्टर, थैंक यू, अमीन भाई हुआ था कल, अपना असलम भाई। तो अब वो कंटेनर पहले जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा थी तो खाली कंटेनर जा रहे होते थे, तो जिसका कंटेनर खाली जा रहा है वो एक कहता था मेरा $100 में चला जाएगा, तो दूसरा कहता था मेरा 75 में लो, तीसरा कहता था मेरा 50 में ले लो। तो वो जो 25 दिन या 24-26 दिन का सेलिंग टाइम है कराची से चाइना, वहां कंटेनर $100 में, $70 में भी चला जाता था क्योंकि खाली जा रहा था। तो वो जो भी मार्ट ले गया। दुबई फिर भी $400-500 लेता था बिकॉज कंटेनर की प्लेसमेंट दुबई में कम थी, वो 2 दिन का सेलिंग टाइम है। आज उल्टी हो गई है गेम, क्योंकि आपकी इंपोर्ट कम हो गई है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, अब वो कंटेनर कम हो गए और ज्यादा चाहिए, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड में सप्लाई में कंटेनर महंगे हो गए। और ये कोविड की वजह से ग्लोबली ये फिनोमेना चल रहा है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड तो कम हुई है, सो वो हमसे आगे सारे पड़ जाते हैं राइस एक्सपोर्टर वाले। एक दफा राइस वालों ने मेरी फोटो लगा के थैंक यू वाली का इश्तेहार लगा दिया, तो मैंने कहा कि यार मुझे तो पता भी नहीं मैंने किया, मैंने कोई ऐसी चीज की थी जिससे कोई एक्सपोर्टमेंट को वो फायदा हो गया था एक्सपोर्टर का, तो वो तो हमने नॉर्मल प्रोसेस में किया था कि ये होना चाहिए ये। सो इस तरह हर एक जगह से ये मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, हर समहाउ द अदर पूरे। अच्छा, और फिर 2 सूबों की जो कोस्ट लाइन है, सिंध की भी और बलूचिस्तान की भी, वो उनसे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी हमारा क्या बोलूं, टाकरा नहीं बोलता, कॉन्वर्सेशन रहती है, आधे से तो टाकरा रहता है, बाकी तो कॉन्वर्सेशन गपशप रहती है। तो ये मिनिस्ट्री किसी ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया था। तो लास्ट टाइम हमने आपको कई चीजें बता दी थी कि हमने मिनिस्ट्री के अंदर क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके और पॉलिसी डिसीजंस क्या थे। ये भी मैं आपसे वादा करके गया था और यहीं पे डिसाइड किया था कि क्योंकि हर चेंबर में जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम एक कमेटी बना लेते हैं, ये सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स को हम लिखते हैं खत और एक कमेटी बना लेते हैं कि जो पोर्ट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर चेंबर अपने पास से एक रिप्रेजेंटेटिव आइडेंटिफाई कर दे, ताकि वो एक कमेटी बन जाए और वो ताकि फिर आप लोग आगे भी बता सकें कि जी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या ये हम करने जा रहे हैं। तो वहाँ लशारी साहब से सोहेल लशारी साहब थे, उन्होंने कहा जी बड़े वजीर आते हैं, वादा करके जाते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, आप थे सर, आप गवाए, तो ये तो हम देखेंगे। तो मैंने उनसे कहा था जी पीर को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये पीर को ही आपको आ गया जी, 8 मार्च को ही मैंने आपको भिजवा दिया था। बाकी सारे व्हाट्सएप पे सैटरडे को आ गया था, वो मैंने आपको भेज दिया था, लेकिन वो फिर ऑफिशियली आपको मंडे को आ गया। तो जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स है फ्रॉम इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, तो इस्लामाबाद, लाहौर, क्या है फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, कोयटा, पेशावर, पिंडी, वो खैबर, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, ये जो बड़े चेंबर्स है, और कोई रह गया तो हम उनको भी, क्योंकि मीडिया है, आप डायरेक्टली भी रिलेट हमको मिनिस्ट्री को, इनको तो हमने खत फौरन लिख दिए थे बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते थे। शेखुपुरा आ गया, सॉरी, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर कोई रह गया माजरत के साथ, अगर कोई चेंबर को नहीं मिला लेटर तो आप मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम से राब्ता करें और आप अपना रेप भिजवा दें। हमें इससे फिक्र नहीं पड़ी कि 10 के 15 चेंबर, सारे चेंबर एक एक रेप आ जाए, ताकि कमेटी बन जाए और वो फिर राब्ते में रहेगी इश्यूज को डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए, ताकि वो अगर इश्यूज को निपेट इन द बड तो वो फिर बड़ा मुसीबत भी बनती, वो इशू एड्रेस हो जाता। इसलिए मैंने फिर आपसे एक और वादा किया था कि मैं, और यही हमने डेट फाइनलाइज की थी कि आज की तारीख को 19 तारीख को मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे पोर्ट कासिम के चेयरमैन को, KPT के चेयरमैन को, और इन दोनों की मैं इनको इनके साथ यहाँ पे आ जाऊंगा और जो सवाल हैं ये जवाब देंगे। फिर मैंने ये सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से रब्ता रहता है और हमने शिपिंग पॉलिसी जिसका आपने भी जिक्र किया वो बड़ी
बड़े अच्छे इंसेंटिव्स दे दिए प्राइवेट सेक्टर को उसमें आने के लिए, प्लस वो एक NVOCC वो एक कंटेनर बिजनेस की भी हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो फिर मैंने जहमत दी हमारे जो TNSC के चेयरमैन हैं कि वो भी तशरीफ लें, और आखिर में तारिक खुदा साहब कहीं हैं लाइन पे, आए नहीं आए, तो उनको भी दी थी। उन्होंने कल शायद कोई इंजेक्शन लगाया किसी बीमारी का, तो कह रहे थे कि मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। तो मैं उन्होंने आपको फैज भाई को भेजा जो चीफ कलेक्टर है इधर, तो जो इश्यूज हैं वो आप एड्रेस करके, और कम अज कम नोट जरूर कर सकते हैं। अगर आज एड्रेस ना कर सके तो वो फिर वी कैन एक्चुअली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजवान साहब जो चेयरमैन PNSC पहले थे, उसके बाद पिछले 2 साल से फेडरल सेक्रेटरी हैं मेरी फाइन के। और आई मस्ट से कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, और हमारी अपनी हुकूमत ने भी, और मैं खुद भी करता हूँ कि कई जगह ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें फंस जाती हैं। तो मैं ये मौका, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी में पब्लिकली रिजवान साहब को मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम की ब्यूरोक्रेसी के अंदर की जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं फंसती, वो निकल जाती है, और सही रूल जो बिजनेस के अंदर रहते हुए कोई गलत काम के बगैर काम हो जाता है। और जहाँ स्लो भी होता है वो उसकी रीजन बहुत वैलिड होती है कि वो कभी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट का प्रोसेस आपको पता है, जो प्राइवेट सेक्टर की स्पीड है वो गवर्नमेंट में कभी हो ही नहीं सकती। आपने प्राइवेट सेक्टर में है, आपने कह दिया कि जी ये मुझे ये टेबल लगा दो मेरे दफ्तर में, तस्वीर खींच के भेज दी, तो वो सेक्रेटरी जाके जगह बना के टाइल लगा के लगा देगा। एज ए मिनिस्टर आई कांट डू दैट। मैं जब टेबल लगा दे तो पहले 19 आदमी को टेंडर होगा, फिर उसकी कंसल्टेंट रखेंगे, वो जितनी की टेबल होगी उतने से कंसल्टेंट से ज्यादा पैसे लेगा। तो ये हमारे यहाँ के ये कुछ हैं प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के, ऐसा ऐसा एड्रेस करेंगे, उनको ठीक करेंगे। और वो 18वीं तरमीम के बाद ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए, बिकॉज असल में मेरे से ज्यादा पावरफुल वजीर जो है ना, ये आपके सामने इनको पकड़ने आ गए, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इनके पास आता है। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो ज्यादातर सारा इम्प्लीमेंटेशन ये प्रोविंशियल मिनिस्टर से करनी होती है। और उसके बाद एक और जो चैलेंज होता है वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मुस्तफा इम्पेक्स, ये उसके बाद टेक्निकली हर जजमेंट का वो जो ऑपरेटिंग सॉर्ट ऑफ पैरा वो ये है कि जी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है वफाकी काबीना हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब आप मुझे बताएं कि मैं एक फेडरल मिनिस्टर होते हुए किसी को 20 ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर अपॉइंट करना हो तो मैं नहीं कर सकता, वो मैंने काबीना में लेके जाना होता है, वो कैबिनेट में जाता है, वो पहले उससे एस्टेब्लिशमेंट में जाता है, वो एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस खत्म होते होते वो कौन जीता है तेरी जुल्फ, वो जीना पड़ता है, आपको गुजरता रहता है वो प्रोसेस। और एक कोई नीचे एसओ लगा देता है कि जी इस पर तो मुझे सवाल है, एक एसओ, एक जो नीचे सेक्शन ऑफिसर है किसी भी मिनिस्ट्री में, वो फाइल में ऐसा ब्रेक लगता है कि सो एनीवेज ये चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के अंदर, ही हमेशा आएंगे। और आप अगर अक्सर देखते हैं ना कि कोई फटाफट एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके काम कर रहे होते हैं, वो बाद में फिर फेस करना पड़ता है। सो देयरफॉर ऐसी चीज करें जो परमानेंट रहे, और कल कोई और वजीर होगा तो वो ऐसी चीज, ऐसा पॉलिसी हो सोच समझ के कि वो अगला वजीर आए तो उसके ऊपर बिल्ड कर सके, कोई लेगेसी आदमी छोड़ जाए। वरना मैं ऐसे फैसले कर दूं बाद में आप पता चला कि फैसला ही गलत था। अभी भी हम आते हैं, मैं ये खास तौर पे जो कंसेशन एग्रीमेंट्स हैं खास तौर पे पोर्ट कासिम में, वो अगर आप पढ़ेंगे तो हर कंसेशन एग्रीमेंट के अंदर मैं क्वेश्चन मार्क निकाल के रख सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं वो अगर लड़ाइयां शुरू कर दूं तो मैं काम ही नहीं कर सकते। हमें उनसे निगोशिएट करना पड़ता है, जैसे तैसे भी उन्होंने पहले कराए थे। हैं इश्यूज, आप सारे बिजनेसमैन लोग हैं, मुझे कोई समझा दे ये कि साहिवाल में कोल प्लांट लगा हुआ है, कोई दुनिया में किसी ने देखा 1000 किलोमीटर दूर पोर्ट से कोल पावर प्लांट, कोल कराची में उतरता है ट्रेनों में उतर आता है सारा रास्ता, ये इसकी क्या सेंस थी, लेकिन लगाया कि हुकूमत ने, तालियां भी बजाई गई, इसकी फीता भी काटा गया, कोल पावर प्लांट लगा दिए जी सर। मगर कोई समंदर भी लगा के बिजली ट्रांसफर करना आसान था कि पूरे कोल ट्रांसफर करना आसान है, बट हुआ है ये। सो इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं। ये तो मैंने एक पब्लिक जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं,
अब एक टर्मिनल है पोर्ट के ऊपर जिसमें कोल आता है, पूरे पाकिस्तान में कोल एक ही टर्मिनल पे आ सकता है। और वो जो स्टील मिल की बर्थ है, आईओसीबी जिसे कहते हैं, आयरन ओर कोल बर्थ, क्योंकि स्टील मिल बंद है, वो बर्थ भी बंद पड़ी है और उसको ठीक कराने में भी $5-10 मिलियन लग जाएंगे। इतने साल से वो बंद पड़ी, जंग लगी है। 5 किलोमीटर लंबी की वो जो उसकी वो है कन्वेयर बेल्ट, वहां उतर सकता है कोल, लेकिन क्योंकि मोनोपोली है तो एक के पास ही मोनोपोली है बस। सो ये चैलेंजेस बड़ा आसान होता है। और मैं लार्जर एक बात कर दूं कि अक्सर लोग जो है, मैं टीवी पे, क्योंकि मैंने जाना ही छोड़ दिया टीवी पे, क्योंकि वो अगर इस तरह की कोई डिबेट हो या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, तो पॉलिसी के ऊपर आपके डिस्कशंस हो, वो अगर टीवी के ऊपर बैठ के वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके और इतने बड़े बड़े ओहदों पर रह के अगर वो सफेद ही झूठ बोलने लग जाए, तो उसके साथ डिबेट फिर मेरे से नहीं होता, उनसे डिबेट। और मतलब वो कहते कि जी कोई भी कि ये जियो है ही नहीं थी, तो यानी जियो का माइक, बोले नहीं जियो का माइक नहीं है। अब आप इससे डिबेट करते ना कि ये जियो है, वो कह रहे नहीं है, दुनिया तमाशा देख रही है, वाई वेस्ट टाइम। तो मैं देखता हूँ आगे बड़े आइंस्टाइन बैठ के अक्सर आते हैं, तो उनके साथ टीवी पे आना। लेकिन जो आपको अक्सर हम कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफा कहते हैं और लोग कहते हैं कि जी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि नहीं हो, देखें ये हर कॉन्ट्रैक्ट को हम रेकोटिक नहीं बना सकते। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनली आपने आर्बिट्रेशन क्लॉजेज किधर किधर साइन किए हुए, हम सारा दिन आप इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ते रहेंगे। कुछ हैं जो करने पड़ेंगे, जो करने चाहिए भी और कर भी रहे हैं, लेकिन कि जी कुछ इतना आसान नहीं है। अपना प्राइवेट सेक्टर हो ना, 2 मिनट में आप कंपनी खरीद लेते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी भी खरीद लेते हैं ना आप, अगर आप मेजोरिटी शेयर होते हैं तो फिर भी आपके पास एक CEO को इख्तियार, लेकिन यू कांट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम कमिटमेंट्स। गवर्नमेंट ने जो स्टेट ने कमिटमेंट्स अपनी पहले की हुई है, गलत भी की हुई हो, है चैलेंजेस। सो बट स्लोली चीजें जो है वो डायरेक्शन में सही आ जाएंगी, आ भी रही हैं और आ भी जाएंगी। और इंशाल्लाह जो भी चैलेंजेस है गवर्नमेंट को, या मेरी मिनिस्ट्री में हो या दूसरे मेरे कॉलीग के साथ हो, वो एड्रेस होंगी। और कई शॉर्टकमिंग्स है तो जरूर है। अगर हम बोलेंगे सबको ठीक है तो ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। शॉर्टकमिंग्स जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो एड्रेस भी नहीं कर सकते। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू एड्रेस, बट वी हैव टू कीप मूविंग। मुल्क को आगे कॉन्स्टेंटली पहिया मईशत का भी और मुल्क का भी आगे चलता रहे और बढ़ता रहे। और वंस अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ दरख्वास्त ये कि उसके बाद फिर आप डिस्कशन शुरू कर देंगे तो फिर ये लोग होंगे मीडिया के बात करें। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज पंजाब के कुछ अल्फाज आप। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो अली भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ लाए और बाकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और फली में भी डिफरेंट चैम्बर्स में मेरा जाने का इत्तेफाक होता है और स्पेशली आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ये लोग कहते हैं कि उसके अंदर भी थोड़ा से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो आपने मेहरबानी की, आप खुद ही तशरीफ लाए और सेकंड बार ही आप लाए। आज आपका फ़ोन आया था कि यार आज मैं आ रहा हूँ, आप भी आए। तो बहरहाल ये तो बात एक बड़ी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर तक जो आप लोगों की चेम्बर्स की, आम लोगों की जो एक्सेसिबिलिटी है, जो अप्रोच है वो बड़ी आसान है। असद उमर साहब भी यहाँ पर आए, हमाद साहब भी यहाँ पर आए, मैं भी बड़ी दफ़ा आया हूँ, डिफरेंट चेम्बर्स में गए हैं, हम सियालकोट में गए हैं, गुजरावाला भी गए हैं, पिंडी में वगैरह वगैरह तमाम चेम्बर्स में जाने का इत्तेफाक होता है। कुछ पे अभी कुछ दोस्तों को यहाँ पर बुला लेते हैं लाहौर में टाइम के शॉर्टेज की वजह से। बहरहाल ये एक अच्छी रवायत है कि चेम्बर्स के अंदर जो तमाम मिनिस्टर्स हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके अपना एक लाइज़म जो है वो रखते हैं ताकि इनको अगर जो कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई करें उनको। ये भी बात मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा कि चेम्बर्स में अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है तो एज ए मिनिस्टर इंडस्ट्री मेरी हमेशा कोशिश रही है कि तमाम के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करके उनकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए। किसी तरह से भी एक फेडरल गवर्नमेंट के चाहे कोई डिपार्टमेंट्स हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों, कभी
हमारे पंजाब वालों ने या एज ए मिनिस्टर हमने नहीं ये सोचा कि ये स्वी गैस का मसला तो मुझे भी बता रहे हैं, या ये कोई आपके वक्डा का या किसी भी कंपनी का डिस्कोर्स का कोई मैटर है तो हमारे साथ क्यों शेयर कर रहे हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि उसको रिजॉल्व किए थे। सो मैं सो के FBR के मैटर्स जो हों, आपके जितने भी दूसरे मैटर्स हों जो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, हमेशा हमने कोशिश की है गवर्नमेंट पंजाब ने कि इनका स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते एज इंडस्ट्री मिनिस्टर उनको अकोमोडेट किए थे, हमेशा अकोमोडेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी कभी इन्होंने बुलाया हमेशा गए हैं। पिछले दिनों ये परसों हमारे पास फेडरल जो इनकी बॉडी है उनके तमाम दोस्त आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी मिले हैं, अपनी उन्होंने जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे डिस्कस भी किए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको यकीन भी दिलाया कि हम उनको प्रॉब्लम को हल करेंगे और जो भी इनके पॉइंट्स थे उनको हमने टेकअप किया। तो ये तो एक बात है कि आप जैसा जो मिनिस्टर है जिसके साथ मैंने भी एक दफ़ा रात को फ़ोन किया और मैंने कहा यार ये मेरे घर में लोग आके बैठे हुए, इनका कंटेनर फंसा हुआ, ये मैटर है। आपने उसी वक्त फ़ोन सुना और आपने कहा यार मुझे अभी लिखवाओ क्या है, मैं अभी देखता हूँ क्या है, और आपने उसको देखा भी और उसको सॉल्व भी किया। तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि PTI के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इस बात को ज़रूर समझते हैं कि आफ्टर ऑल पब्लिक को फेस करना जो है वो हमारे मैंडेट में शामिल है और हमने इनको फेस भी करना है, इनकी प्रॉब्लम को सुनना भी है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करना है। वो जो प्रॉब्लम्स किसी वजह से सिस्टम की वजह से वो रिजॉल्व नहीं हो रही होती तो हम अपनी कैबिनेट में ले जाके उसके ऊपर डिबेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर आसानी पैदा की जाए। हमने यहाँ पे काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं क्योंकि आज आपके हवाले से है, वो बाकी बातें जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप तशरीफ लाएंगे, फिर आना आपकी बिल्कुल आना है। 2 दफा हो गया, तीसरे वाले जल्द हैट्रिक पे रहना। अच्छा ठीक है। तो ताकि आप तशरीफ लाएं, इनके मैटर जो है वो एक तो सर ये है कि बिजनेस कम्युनिटी ऑब्वियसली की तरफ से हमें सपोर्ट भी बड़ी मिलती है कि अगर कहीं पर हमें किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत आती है तो ये हमारे साथ भी हर उस बात के साथ जिस पे ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में, सूबे के मफाद में, शहर के मफाद में, ये हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ ताउन भी करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इनके जो मसाइल हैं हम एज ए टीम सारे मिलकर हल करेंगे। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया जी। अब क्योंकि क्वेश्चन और सेशन है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी प्रेसिडेंट साहब एक सेकंड सर, मेरे 2 प्रेसिडेंट टाइम में मैंने उनको थोड़ा सा टाइम देना पहले, उसके बाद आई रिक्वेस्ट उमर अशरफ साहब, प्रेसिडेंट गुजरांवाला चैम्बर। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट तारिक इसमा साहब। मैं सर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, गुजरांवाला भी आए थे, मैं असलम इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी गुजरांवाला आए थे। और मैं बिल्कुल सर आपकी इस बात को बड़ा जबरदस्त तरीके से एंडोर्स करूंगा कि आपकी गवर्नमेंट जितनी एक्सेसिबल है, मतलब इससे पहले हमने कभी इसकी कोई मिसाल नहीं देखी। वो बीट भी, हमारा नजर बीट भी, उधर दाऊद साहब आप हो गए, असलम इकबाल साहब हो गए, जब भी कभी हमें कोई भी इशू होता है यू गाइस आर वेरी मच एक्सेसिबल, हम बिल्कुल इस पे आपको बड़ा भरपूर अप्रिशिएट करेंगे। सर मैं बात करूंगा कि ये जो रीजन है हमारा अल्टीमेट गोल तो ये है कि हमने इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, अल्टीमेट हमारा पूरी सारी डिस्कशन का यही है। तो हमें ये देखना है कि जो आप ये स्टेप्स हैं कि आप इंडस्ट्री में ऑन बोर्ड ले रहे हैं सर, ये बड़ा जबरदस्त है, इसकी कंटिन्यूटी हमें चाहिए होगी क्योंकि ये जो इंडस्ट्री गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात सर ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है फॉर इंडस्ट्री, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे वेंडर इंडस्ट्री भी अवेलेबल है, यहाँ पे स्किल सेट भी अवेलेबल है। तो यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग हो तो लाजमी जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं इसको बस कंटिन्यू रखेंगे, इन चेम्बर्स को, बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड करें। सर हम शिपिंग पॉलिसी के हवाले से भी आपको अप्रिशिएट करते हैं और हम बड़ा सीरियसली उसको गुजरांवाला चैम्बर कंसिडर कर रहा है क्योंकि गुजरांवाला हम लोग पर डे मोर देन 500-700 कंटेनर्स पर डे इन आउट कर रहे हैं, तो एक अच्छा वॉल्यूम हमारा है जिसको हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद बड़ी हमारी इस पे सीरियस डिबेट चल रही है गुजरांवाला चैम्बर में कि इसको नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, एक मोटरवे का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह टेक अप कर रहे हैं उसको सेल्फ फाइनेंस बेस पे, तो इसके आगे भी तो बाकी जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो पोर्ट के रिलेटेड है कि कोविड में जो चार्जेस बढ़े थे डिटेंशन के, डैमेजेस के, उसका रिलीफ नहीं मिला, वो बहुत ज्यादा मतलब था। पूरी दुनिया ने मतलब शिपिंग लाइन से आर्ग्यू किया और उनसे डिस्काउंट लेके अपने ट्रेडर्स को, इंडस्ट्री को रिलीफ लेके दिया, तो उसमें हमारा ये भी है इंडस्ट्री करके हमें थोड़ा सा कोविड के दिनों में डैमेजेस पड़े वो। उसके बाद रीजन वाइज अगर हम अपने फ्रेट चार्जेस को कंपेयर करें फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, तो वही शिपिंग लाइन जो कराची आ रही है वो इंडिया जा रही है या बांग्लादेश जा रही है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस।
तो सर इसकी भी एक्सप्लेनेशन मतलब समझ नहीं आती है कि इतना ज्यादा कोई डिस्टेंस का फर्क नहीं होता लेकिन फ्रेट में बड़ा ज्यादा फर्क हो जाता है। तो मे बी कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर कोई हो उसको जो शिपिंग लाइंस को कर सके कंट्रोल या जैसे भी कोई रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद सर डिटेंशन चार्जेस वगैरह मतलब वही जो शिपिंग लाइन की वजह से वेसल मिस हो जाता है, एक डेट का वेसल मैंने बुक करवाया हुआ और वेसल मेरा निकल गया तो वो शिपिंग लाइन की वजह से निकला है, तो फिर भी जितने दिन मुझे पोर्ट पे कंटेनर पड़ा रहता है उसके भी चार्जेस कंपनी को बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्टर को होते हैं, तो सर उसके ऊपर भी ग्रीवेंसेस हैं। उसके बाद सर फ्री डिटेंशन डेज के बाद जो चार्जेस है वो $150 से लेके पर डे के हिसाब से होते हैं। तो कंटेनर की जो कीमत है ना वो सर $1.5 लाख $2 लाख का $1.5 लाख रुपए का कंटेनर मिल जाता है, तो ये इतने ज्यादा चार्जेस बढ़ जाते हैं कि वो कंटेनर की कीमत से ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जो कोर्ट के इश्यूज हैं वो ये कि बीएल के इन्वेस्टमेंट चार्जेस हैं उसको स्टैंडर्डाइज होने की जरूरत है, डिलीवरी ऑर्डर वो सेम डे इशू होना चाहिए। उसके बाद सर इनलैंड गारंटी चार्जेस जो है वो भी पहले 1 लाख रुपए से करीब से अभी 2.5 लाख रुपए के करीब हो चुके हैं, तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको रैशनलाइज किया जाए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद एक चीज दरखास्त कर दो, ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे आए ना तो छोटा छोटा कर लें ताकि इनको मीडिया से बात कर लूं, फिर हम बैठ के ये 1 by 1 भी लेटर्स ऑल ऑफ दिस जो हो सकते नहीं सारे आप अपनी तो फिर खत्म, फिर मैं जा रहा हूँ, फिर ये संभाल लें। बस 2 मिनट्स। आदिल साहब हमारे शेखपुरा चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू तारिक साहब, थैंक यू मिनिस्टर साहब, थैंक यू मियां असलम साहब आए हुए यहाँ पर। मेरा ज्यादातर पॉइंट जो है मिनिस्टर साहब ने जो है ये ऑलरेडी बाद में डिटेल में कर लेंगे। सर मेरे एक दो छोटे छोटे पॉइंट है क्योंकि आपका एक बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ भी है। मैं सर ये बताना चाहूँ कि कराची में एक अपना नोटिफिकेशन आया लैंड के हवाले से, कराची को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, नंबर 1 क्लिफ्टन और साइट, नंबर B कुरंगी नगर। वहाँ पर जो जमीन का रेट है 45 करोड़ रुपए है जी अपना कुरंगी का और 55 करोड़ रुपए क्लिफ्टन साइट का। उस पर जो सिर्फ टैक्स लग रहा है 1 एकड़ के ऊपर वो है 17 लाख रुपए है क्लिफ्टन पे और 14,87,000 है कुरंगी पे। और कासिम की जमीन है 3 करोड़ एकड़ आपके रिकॉर्ड में भी है और 14 अब 5 की हो गई है 4 से 6 कोई ईस्ट प्रोफेसर में नॉर्मल रेट है 4 करोड़ अब है इंडस्ट्री के लिए और 6 करोड़ वेयर हाउस के लिए हमने कर दी है। इसकी वजह बता दूं आपको, पहले सिर्फ जब हम आए थे 1.5 करोड़ थी, लेकिन मार्केट रेट 4.5-5 करोड़ था, तो वो मिनिस्टर के भी जो 1.5 करोड़ रखने होते थे ना वो हमने बंद कर दिए। हमने कहा मार्केट रेट में ही खरीदो। हमसे कहा गया कि जी आप एडमिरल साहब को इतना प्रेशर पड़ा कि जी नहीं हो सकता, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, दुनिया वहां से वो चांद के 3 टुकड़े हो जाएंगे। मैंने बोला जो भी होगा करना करें, आप बस मार्केट रेट और ऑफिशियल रेट देख करें, ये बीच में खांचे बंद हो गए, बंद करें। और अभी हमें कहा गया कोई आएगा नहीं, ये बैठे हैं आपको बताएंगे ओवर सब्सक्राइब बैठे हम, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब हम कह रहे हैं हम जाएंगे बैलेट कुरानदाजी पे क्योंकि ज्यादा लोग आ गए लेने को। हम ट्रांसपेरेंट कर दिया चीजें, वरना अगर आपको पोर्ट कासिम का नाम सुने ना तो आपको याद आता है वहां तो प्लॉट में पैसे कमाए लोगों ने। केपीटी में ये नहीं आता था क्योंकि वहां कब्जा करके कमा लेते थे, वहां को खरीदने की जरूरत नहीं थी, तो वहां पोर्ट कासिम में कब्जा नहीं होगा, लेकिन दूसरी डीलें बहुत होती थी। वो आपको कर मैं खोल दूं तो चलें तो मैं वो बात नहीं करता, मैं कुछ टैक्स के बारे में बात करूं जो वहां पर टैक्स है पर एकड़ वो है 14 लाख रुपए पोर्ट कासिम ले लें। पोर्ट कासिम से आगे 40 से 50 लाख रुपए दी धाबे वो भी कराची के अंदर आता है, उस पर भी 14 लाख रुपए का टैक्स है। 40 लाख की जमीन है, 14 लाख रुपए टैक्स है। तो मैं ये पूरा नोटिफिकेशन आया, मैंने कहा आपको बिल्कुल दीजिएगा, मैं इस पे देख लें। दूसरा एक आ रहा है सर सेस लग रहा है फॉर एक्सपोर्टर 1.25% सिंध गवर्नमेंट चार्ज करती है। सर जितने भी एक्सपोर्टर है ईपीजी के लिए आपने फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। जितने एक्सपोर्टर है चाहे मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड में ले लें, यूयू में ले लें, डीटीआरई में ले लें, वो सब 1.25% भरें। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि ये कॉमर्स भी और ये सब ने मिलकर करना है मैंने टाइम कॉमर्स में, तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी अमाउंट आ रही है। तीसरा सर हमारा जो इशू चल रहा है सर के पोर्ट एक्सपेंस जो है ये सारा मैंने कंपेयर किया। मलेशिया में सर हमारा एक कंटेनर की चार्ज है 25,000 रुपये, कराची में हमारे चार्ज है 42,000 रुपीज पर कंटेनर। तो ये जो एक्सपोर्ट की मैंने ये फिगर निकाली है सर, ये छोटे से किसी ने विल डू इट, अभी बात करते हैं इसमें आगे। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सॉरी भूल गया नाम बीच में लेना। शाज अहमद साहब, थैंक यू सर कमिंग, वेलकम टू लाहौर चैम्बर। इनका याद रखे, मेरा नहीं रखे, नहीं, बिल्कुल, मैं फॉलो ले जाऊंगा ये बाद में फिर आप रोएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग टू लाहौर चैम्बर, वेलकम। और हामिद जमान साहब, अच्छा आई थिंक वो चले गए। सो थैंक यू फॉर, उन्होंने मीटिंग पहले हमारी अरेंज कराई थी लाहौर चैम्बर की, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू।
तो मीडिया के साथ बात कर ले। मीडिया के कुछ क्वेश्चन हैं जी, तो पहले ले लें अगर। अच्छा, बड़े लॉफ्टी आइडियल थे, बड़े अच्छे गोल थे, कोस्टल टूरिज्म का कहा गया, लेकिन जो आपकी कश्मीर चल रही सिंध गवर्नमेंट के साथ बंडर आइलैंड ले लें या इवन आज जिला अस्पताल का छोटा सा मसला रिलेटेड बनता, उसका आज टेक ओवर किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, उसमें भी बड़ा रद्द-ए-अमल इस वक्त आ रहा है। क्या समझते हैं कि अगर आप अच्छे ताल्लुकात बना लें इनके साथ, सिंध के साथ, ये जैसे आपका कोस्टल टूरिज्म वाला इशू है, इवन उसको फॉलो करते उससे बलोचिस्तान भी कहता है कि हमारे जजीरों पे कब्जा हो रहा है, तो जो कोस्टल एरिया के जितने दोनों सूबे हैं उनके साथ अगर आपका बराबर हो जाए तो उम्मीद है कि आपका बिलू जो इकोनॉमी का जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। अगर कन्फ्रंटेशन नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपका इसमें क्या नाम है? लुकमान भाई, मेरी ना सिंध गवर्नमेंट से डील हो सकती है 2 कंडीशंस पर। एक कंडीशन ये है कि हासिल जरदारी के सारे करप्शन के केसेस माफ करा दें, NRO दे दें माने, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देना नहीं है किसी को भी, और वो दे दें तो डील कर लेंगे, या उनके साथ मिलके कमाना शुरू कर दें, वो मगर हम करेंगे नहीं। मुल्क के लिए काम करना है, थोड़ा सा चैलेंजेस हैं, ये हम फेस करते रहे। अगर वो सिंध गवर्नमेंट वो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की जमीन को भी ट्रांसफर करने देती, यूनिवर्सिटी नहीं बनाने देगी कि जी इस पर्पज के लिए ये लखनऊ में बना रही है, एक्सपोज होने दें उनको। अब ये दे रहा है दुरुस्त है, ये जो शॉर्टकट होता है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर हम शॉर्टकट लेके कुछ काम कर रहे हैं, पहले तो उसका आइडिया भी नहीं था ना, अब कम से कम आइडियाज आ गए कि आपने बात की ब्लू इकोनॉमी की, और पहले किसने बात की थी मुझे बताएं, और अब मैंने खुद भी नहीं, किसने सुना था ब्लू इकोनॉमी क्या है और कितनी बड़ी दुनिया में ट्रेड है, या कितने एसेट्स 23 ट्रिलियन के एसेट्स हैं ग्लोबली, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लू इकोनॉमी के साथ रिलेट करते हैं। किसने सोचा था कि सी फेरर्स, फिलीपींस के सी फेरर $6 बिलियन फिलीपींस में फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं साल की, जो सेलर्स हैं 6 बिलियन की फॉरेन रेमिटेंस है। वो फिलीपींस का बहुत हमसे आगे चला गया, तो व्हाट हैव दे डन, उन्होंने क्या किया जो हम नहीं कर रहे। हमारे पास भी सेलर्स होते थे, कभी किसी ने सोचा था, कभी किसी ने इसके ऊपर डिबेट की है कि जी 6 अरब या 5.5 अरब रुपए आप फ्रेट बिल भर रहे हो अपना, जो आपके बोट्स हैं, कभी किसी ने इसके ऊपर बात की थी? हमसे पहले नहीं की थी, चल रहा था बस, एवरीबॉडी वाज लिविंग देयर लाइफ। ये चीजें हम, ये सब ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा है, बिल्कुल कोस्टल टूरिज्म भी है और डेवलपमेंट भी है, और उसके बहुत सारे प्लान बने हुए भी हैं और कुछ इंप्लीमेंट भी होने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं चोर से दोस्ती करके उसके साथ चोरी में शामिल हो जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता। सर ये बता दीजिएगा कि फैसल इब्राहिम जी फैसल भाई, गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, जिस तरह जरदारी साहब ने PDM के साथ मामलात बनाए, सिचुएशन ऐसी तो नहीं होने जा रही कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन के अंदर बैठ के आपको कानून साजी में सपोर्ट करेगी? पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि पिछले 2.5 साल या 3 साल होने को हैं, PTI गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हुए, अचानक ये पिछले कुछ अरसे में जब कंटिन्यूस जो है वो मतलब जैसे अपोजिशन के खिलाफ फैसला आता है वो उस इदारे के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है, हुकूमत ने भी यही रविश अपना ली। देखें, पीपल्स पार्टी का जवाब मेरे ख्याल में कोई पीपल्स पार्टी के मेंबर से ले लीजिएगा कि वो क्या करेंगे। मैं तो उनका जवाब नहीं दे सकता कि वो उन्होंने क्या करना है और कैसे अपनी पॉलिटिक्स करनी है, वो जाने, उनका काम जाने। जहां तक आपने बात की दूसरी के, क्या आपका सवाल था कि वो इलेक्शन कमीशन, देखिए मैं देखें मेरी बात सुनिए, ये कौन सा शख्स था इस मुल्क में जो 20 साल से ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है? वो कौन सी जमात थी जो हुकूमत में आके खुद बिल लेके गई है कि जी, जो साइन तो उन्होंने भी किया है ना, डॉक्टर को क्या है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें क्या लिखा है? वो इनका रसूल जो घूम रहा है वो खुद खड़े हुए उसने कहते जी हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, हम बिल लेके गए थे, कर देते। जब सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है
कि अभी चले और कोई टेक्नोलॉजी का सामान, मुझे बता दें ये दुनिया में सबसे पुरानी जो टेक्नोलॉजी है फिंगरप्रिंट। जरा सिम तो लेके दिखा दे मुझे कोई यहाँ पे सिम कार्ड बगैर फिंगरप्रिंट के। तो वो जो सिम ऐसा होता है बैलेट पेपर यहां से फट जाता है, इसके पीछे अगर आपने फिंगरप्रिंट लगवा देते, कितने दुनिया में कितने पाकिस्तान के लोगों ने वोट किया था 2018 के इलेक्शन में, कितने करोड़ लोग थे। यहाँ 1091 लोग हैं जो वोट देते हैं, पंजाब में तो वही नहीं, वो तो उन्होंने जबरदस्त कर लिया। तो वहां के 400 लोग 350 लोगों ने, तो 350 लोगों की फिंगरप्रिंट लगा के ट्रांसपेरेंट नहीं रख सकते थे, तो इसमें कितनी देर लगनी थी। उसके बाद डस्का के इलेक्शन में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक सुबह फैसले हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की देख रही है, दुनिया में मजाक उड़ रहा है हमारा कि जी ये वीडियोज आ रही है, ये आ रही है, हमारी उस दिन 8 बजे बन करके चले गए। ये अगर सवाल पूछे हैं इसको तनकीद कहते हैं। उसके बाद फिर जो प्रेस रिलीज आई थी, मैं यहीं बैठा था पिछले, जब वो प्रेस रिलीज आई थी वो तो बड़ी पॉलिटिकल प्रेस रिलीज थी, और फिर कह रहे जी अल्लाह ने वो हमें कहा बड़ा अच्छा जी हमने सफाई से इलेक्शन करा दिया। तो पीएम साहब ने फिर अपनी तकरीर में सही कहा कि जी अगर सफाई ये थी तो पता नहीं कैसे होगा। सो अगर चीजों को ठीक करने के लिए हम जा रहे हैं, हम भी तो हार सकते हैं ना, एक्सेप्ट डिफीट। 2013 में उन्होंने कहा जी अली जैदी जीत गया, सारे मीडिया में चलो तो जीत गया, 39,000 और 9,000। उसके बाद 3 दिन तक आया पेंडिंग, और मेरा रुक गया 50,000 रुपये और सामने वाले का हो गया 90,000। ये कौन से लोग थे जो 3 दिन बाद वोट डाल। वी आर आस्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, ताकि ये ना मैं चीखूं बाद में को भी ठीक है आप लड़े इलेक्शन, बट वंस रिजल्ट कम्स देन ठीक है। उसको अगर आपने हेल्प नहीं करनी तो इसका मतलब है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे। सर एक मिनट यार, एक करके रिक्वेस्ट करूंगा, सियासी सवाल ना। हाँ प्लीज। वही नहीं मुझे आप बता अभी आपके सवाल चलो 2-4 मिनट में कर लेना। अली राय साहब, आपने अभी बीच में फरमाया कि इमरान खान साहब का कहना है कि वो एनओ नहीं देंगे। मुझे ये बताएं कि सारे लोग जो अदालतों से छूट के वो इमरान खान साहब चीफ जस्टिस तो नहीं है, तो जमानत देंगे नहीं देंगे, फाइल लगा देंगे। जो अब तक सारे लोग जिनको आप कहते थे वो तो जमानतों पे बाहर आ गए हैं, और आसफ जरदारी की जिसकी बात करें ऐसी जमानत हुई है कि तारीख में कभी ऐसी जमानत नहीं हुई होगी। तो वो चोर जो आपने पकड़े, तो फिर आज आप ये भी आ गया बयान कि एक कमेटी बना दी गई है जिसमें आपके लोग शामिल हैं जो इन चोरों से नेगोशिएशन करेंगे क्या आपके वो नैब के कवानीन में तरमीम कर दें। तो जब ये 2.5 साल गुजर गए हैं और थोड़ा जो 2.5 साल है चोरों को नहीं छोड़ेंगे, इनको ये कर देंगे, उनको अब उनके साथ मिलने जा रहे हैं, तो फिर आवाम क्या सोचेगी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अगर आपने कल आज चोरों के साथ मिलना था तो कल क्यों नहीं मिले। मुल्क को इतने हालात में तब्दील में ले आए, सियासी मसाइल पैदा हुए, कारोबारी लोग परेशान हुए, महंगाई इतनी आसमान पे चली, गरीब लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे नहरों में फेंक रहे हैं। तो फिर ये कहाँ की दानिशमंदी होगी कि मुशर्रफ ने भी इतने साल लगाए, खजाना जो है वो चोरों को पैसे निकाल। सवाल पूछ ले तकरीर, आप सवाल ऐसा ही हो गया तो ये सवाल तो पूछ ले सर। आपने पिछले है ना कि चोरों के साथ मिलने तो आप जा रहे हैं। चलो आपका ये सवाल है, आपका ये सवाल है, आपका ये सवाल है कि हम चोरों से मिलने जा रहे हैं, यही सवाल है ना भाई। देखें 2 किस्म के लोग हैं पॉलिटिक्स में, 2 किस्म के फैसले करने पड़ते हैं। एक होते हैं आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उनके साथ मिलने में कोई हर्ज नहीं है, और एक होते हैं थीव्स। अभी वो अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट को लीड अगर थीव्स कर रहे हैं, और आपने कहा इमरान खान साहब ने कहा कि एनआरओ नहीं देंगे, इमरान खान साहब ने तो एनआरओ नहीं दिया। एनआरओ वो था जो मुशर्रफ ने दिया था, वो था एनआरओ। यहां तो कोई इमरान खान, अब आप मुझे ये भी कहेंगे इमरान खान अदालतें नहीं चला रहे, वो तो इंडिपेंडेंट है। और ये भी कमाल की बात है कि आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इस मुल्क में ये पहली दफा ऐसी हुकूमत आई और ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो इदारों को इतना इंडिपेंडेंट चलने दे रहा है कि अपने लोग भी पकड़े जाते हैं तो कुछ नहीं कहता, और दूसरे को भी मिल जाती है जमानत। हमारा तो हलीम आदिल शेख ऑपोजिशन लीडर सिंध का, उसको तो केस बना के सिंध हुकूमत के अंदर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो ऑपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली का, उसकी जो जमानत होगी। जहां तक आपने महंगाई की बात की, मैं उसका पहले जवाब दे चुका हूं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमने इनहेरिट किए हैं। 36,000 टन, पता नहीं कितने हजार टन गंदम मिलती है पूरे पाकिस्तान में, गंदम कर रहे हैं, पता चला वो सड़ा रहा है सिंध की सरकार। वो आपको नजर नहीं आ रहा कि वो सवाल आपने पूछे कि जी वो गंदम जो सड़ रही थी, जो सड़ गई,
जो एक मेंबर नेशनल प्रोविंशियल असेंबली जो कि फूड का मिनिस्टर है, सेंट्रल असेंबली में से पूछा गया कि ये इतनी गंदम 8,000 10,000 टन पता नहीं कितनी गंदम कहां गई, उसने असेंबली के फ्लोर पर बयान दिया चूहे खा गए। वो नहीं समझ आ रहा। चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हमने एड्रेस करना है और हम कर भी रहे हैं। जो हमारा सिर्फ चैलेंज जो दो रह गए ना, वो एक अब जिसको डायरेक्टली ले रहे हैं और पीएम साहब बहुत सारी मीटिंग हुए, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का है और दूसरा एनर्जी का। वो ऐसा ऐसा दोनों चीजों को वो भी एड्रेस हो जाएंगी, बाकी और चीजें बहुत सारी होंगी। फिर आखिरी दो सवाल फिर हम ये असल मकसद हमारा हम इधर उधर हो जाएगा। सर सवाल ये है, इन्हीं की बात हो है कि चोर डाकू अदालतों से छूट जाते हैं, तो वो इंसाफ का जो नारा आपने लगाया था कि हम ये करेंगे, उसके जुडिशल रिफॉर्म हुकूमत कब ला रही है अदलिया में, जो सिलेक्शन है मनपसंद दो आपके चैम्बर के, दो मेरे, दो हुकूमत के, तो मेरिट पे इम्तिहान दे के आए, जैसे सिविल जज आते हैं, हाई कोर्ट के जज भी इस तरह की जुडिशल रिफॉर्म ला रहे हैं ताकि। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये आखिरी, क्योंकि इसके बाद असल में जो लोग आए वो उस काम के लिए आएंगे, फिर आप थोड़ी देर रुक गया तो बाहर आके जितने सियासी सवाल पूछने पूछ लीजिएगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, विदाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स बड़ा मुश्किल होगा मुल्क में, क्योंकि आपके वो जिस तरह अदलियात में जजेस होते आए हैं और जो पूरा एक निज़ाम है, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बगैर ये बड़ा मुश्किल होगा मुल्क को सही रास्ते पे लगाना। तो ये आपकी बात ठीक है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में थोड़ा डिले हो गए और स्पीड में काम करना चाहिए। एक्सेप्टेड, ठीक है, थैंक यू। मीडिया की सर बाद में यार बाद में अभी लोग आए हैं हमारे, जिस काम के लिए आए हैं, थैंक यू सर हमारे